सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी। मैं हूं सौभाग्य महापात्र। फाइनली मेरे कॉलेज के मिड सेमेस्टर एग्जाम्स ख़त्म हुए, तो आज टाइम मिला है तो मैं वापस आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने बोला था, जेई मेंस 2024 की ही स्ट्रैटेजी चल रही है। आज होगी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी की वीडियो। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले फिजिक्स के चैप्टर्स बच गए थे पिछले स्ट्रैटेजी वीडियो से दो। एक है मॉडर्न फिजिक्स और एक है ईएमआई एंड एसी। ईएमआई एंड एसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ही ईजी आते हैं। ईएमआई में वो क्या करता है, फैराडेज लॉ की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं और बस उससे क्वेश्चन बहुत एलिमेंट्री वाले, कोई एक लूप दे दिया, लूप में टर्न्स दे दिए, टर्न्स देख के बस एन डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ई, इससे सवाल आता है। या फिर कभी कभार सर्किट्स में पूछ लेते हैं, सर्किट्स में इंडक्टर दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, आफ्टर लॉन्ग टाइम पूछ लिया क्या करंट होगा। ये सब बहुत ही एलिमेंट्री सवाल। और जैसे हम एसी की बात करते हैं तो एसी में वो क्वालिटी फैक्टर जैसे टर्म्स या फिर सीरीज आरएलसी सर्किट दे देता है, उसका जो एलिमेंट्री फॉर्म होता है, लेकिन वो भी काफ़ी हाई हो गया जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आता भी है तो इसमें आता है न्यूमेरिकल, तो ऑप्शनल होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट वैसे भी बहुत एक लो वेटेड चैप्टर है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो उसे। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंस का है जेई मेंस में। इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि उसका वेटेज बहुत होता है लेकिन क्वेश्चन लेवल ईजी होता है। मॉडर्न फिजिक्स में पहला आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आइंस्टाइन इक्वेशन होता है उससे। और वो क्या करते हैं, मेटल रॉड दे देते हैं, वर्क फंक्शन दे देते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब। अब लेजेड आप 3 घंटे अच्छे से दे देंगे, कोई एक वन शॉट लेक्चर ही देख लेंगे किसी अच्छे टीचर से, तो आपका मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट सेट। वो फिर बोर्ज मॉडल जो होता है एटॉमिक फिजिक्स, उस पर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो फिजिक्स का भी आपको एटॉमिक फिजिक्स इजीली हो जाएगा। वो वही प्लैंक्स थियरी, फिर जो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, उस पे क्वेश्चन, बोर्स मॉडल, उस पे क्वेश्चन बहुत ही एलिमेंट्री होता है। बस फॉर्मूला आप सारे याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन देखते ही बनेंगे। तो यही था फिजिक्स का स्ट्रैटेजी। अब हम मूव ऑन करते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी के साथ। तो केमिस्ट्री की बात हम जब करते हैं तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो अब हम शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन शॉर्ट इसे मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर से भी जाना जाता है। तो ये चैप्टर आपको करना ही होता है क्योंकि ये फंडामेंटल चैप्टर है, इस पे फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी सारी चीज़ें बनते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं आते, और आते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव आते हैं, और इनसे आप बच नहीं सकते क्योंकि वो न्यूमेरिकल में फिजिकल केमिस्ट्री भर भर के देते हैं जेई मेंस में। तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नॉर्मल कैलकुलेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, स्टोइशियोमेट्री, रिडॉक्स रिएक्शंस, ये एक बार देख लीजिएगा और हो जाएगा आपका काम स्टोइशियोमेट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। दूसरा चैप्टर जिसे हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, इसमें इन्होंने एक ही इक्वेशन का नाम रखा है पी वी इक्वल टू एन आर टी। उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब देख लीजिएगा। एक कभी कभार रेट ऑफ डिफ्यूजन पे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन फुल फॉर्मूला बेस्ड, वन लाइनर क्वेश्चन, आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। कभी कभार वो काइनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है ग्राफ, उस पर क्वेश्चन कभी कभार आते हैं। 3 फॉर्मूला होते हैं वो, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। इसके फॉर्मूला पे वो टेम्परेचर मॉलिकुलर मास के साथ खेल देते हैं कि इसका मॉलिकुलर मास अगर डबल कर दिया, कि टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया तो क्या चेंज आएगा। एलिमेंट्री क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ईजी आता है, तो इसमें आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, फिर हो गया एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसके, फिर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग एन nth ऑर्बिट,
बहुत ही सिंपल, एक एक रिजल्ट तो उससे इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, तो आपको याद भी करने नहीं पड़ते इसको, आप डिराइव भी कर सकते हो। फिर वो बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। आप फॉर्मूला याद रखेंगे, आपके 4 नंबर पक्के। फिर आते हैं हम इसके बाद, मुझे जैसे कोचिंग में पढ़ाया गया था फिजिकल केमिस्ट्री, तो मैं उस ऑर्डर के साथ चलूँगा। तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पढ़ाया गया था केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स भी एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स तो एडवांस में भी काफ़ी आसान आता है, तो मेंस में मैं क्या बोलूँ। तो इसमें आपको ऑब्वियसली 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पे याद रखना है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर पे ही चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं कि A इक्वल टू A0 e⁻⁻KT, आपको लॉग लेके उनके बीच देखना होता है, या फिर आर्हेनियस इक्वेशन, इन दो पे ही क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड ऑर्डर तक भी वो नहीं जाते, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ही मैक्सिमम। और वो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि वो एक टेबल दे देता है, इसको डबल कर दिया तो रेट क्या हो जाएगा, इसको 4 टाइम्स कर दिया तो रेट क्या हो जाएगा, वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बहुत ही सिंपल होता है केमिकल काइनेटिक्स। अब आते हैं हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो जेईई मेंस में केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन काफ़ी कम ही होते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको रेकमेंड करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम में कि आप ली चैटलियर्स प्रिंसिपल याद रखिए। वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पे ही यूजुअली पूछते हैं क्वेश्चंस। और ली चैटलियर में ऐसे नहीं कि बहुत ही हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको बस कुछ वो कंडीशन याद रखनी है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम तो जेईई मेंस में कभी पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही एडवांस्ड ओरिएंटेड चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आप अगर चाहें तो छोड़ भी सकते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। फिर आता है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स फिर से एक बहुत ही हाईली कैलकुलेटिव चैप्टर है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये सब फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, इंटरनल एनर्जी के और एंथैल्पी चेंज के, और ये सब एनसीवी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी, ये सब इस पे वो क्या करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ दे देते हैं और इस पर खेलते हैं कि आपको कैलकुलेशन बस ठीक रखनी है। इससे भी ईजी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको किरचॉफ्स लॉज याद रखने पड़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ और हेसेस लॉ, ये सब चीज़ें जो बहुत ही इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस वैल्यूज़ ठीक से पुट करने। वो क्या करेंगे, बहुत ही लंबा सा इक्वेशन दे देंगे, इसमें कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, सब डाल देंगे उसमें, और आपको बस केयरफुली वैल्यूज़ पुट करते जाना है और साइन का ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको ये बहुत ही अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा न्यूमेरिकल टाइप में। इसको देखते ही आप इसको चुनेंगे, आपके टाइम तो जाएगा लेकिन नंबर पक्के हो जाएंगे, और आप वो बायोमोलिक्यूल्स जैसे अनोइंग चैप्टर से बच जाएंगे। तो सॉलिड स्टेट में मैं मजाक नहीं कर रहा, बस 3 ही चीज़ से पूछेंगे वो, FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक, और कभी कभार HCP से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको बस आप याद रखेंगे, इनके पैरामीटर्स, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, इनकी नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस क्या होती है, और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस क्या होती है। और फिर वो क्या करते हैं, यूजुअली क्वेश्चन क्या आता है, डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं। वो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है सॉलिड स्टेट के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए Z अलग आता है, ये सब अलग आता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा कोई एक क्रिस्टल के लिए, बस आपका कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, मार्क्स आ जाएंगे। सॉलिड स्टेट बहुत ही ईजी। इसके बाद लिक्विड स्टेट भी उनका जो लॉ होते हैं, 2 लॉ होते हैं, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ का स्ट्रेट एप्लीकेशन क्वेश्चन, आप लेजिट वैल्यूज डाल देंगे, आंसर आ जाता है हेनरीज लॉ से। तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ पे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करते हैं, वो 2 सोल्यूशन का में से एक का दे देते हैं कि ओरिजिनल वेपर प्रेशर क्या होता है, और फिर मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होता है, आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके करना होता है। तो बस फॉर्मूला याद रखिएगा, P0XA प्लस P0A प्लस P0BXB इज इक्वल टू PT, और बस उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लिक्विड स्टेट इससे ख़त्म। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जेईई मेंस से कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं आता, वो उनका फेवरेट है नर्न्स्ट इक्वेशन।
नर्न्स्ट इक्वेशन से ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। उन तुम्हें लाइक ई नॉट याद होना चाहिए, लाइक ई नॉट तो क्वेश्चन में ही गिवन होता है, और फिर वो कॉन्सेंट्रेशंस दे देते हैं, और फिर उसको बस ठीक से अप्लाई करना होता है आपको नर्न्स्ट इक्वेशन को। नर्न्स्ट इक्वेशन से जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला वैल्यू आता है ईएमएफ का, तो वो आप डाल दीजिएगा तो आंसर आता है। कभी कभार वो थर्मोडाइनमिक रिलेशन यूज़ कर देते हैं कि G इज इक्वल टू माइनस NFE, और फिर उसको कभी कभार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट कर देते हैं कि माइनस RT ln K इज इक्वल टू माइनस NFE, और उससे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होते हैं, या फिर वाइस वर्सा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये निकालना होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इससे सॉर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए देखिए, इसको मैं कंप्लीटली रेकमेंड करूँगा NCERT से पढ़िए। NCERT के हर एक ट्रेंड को याद रखिए, हर एक एक्सेप्शन उन्होंने जो लिखा है वो याद रखिए। वो कहीं से भी NCERT से उठा के पूछ सकते हैं, लेकिन यूजुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए वो ट्रेंड से ही पूछते हैं। आयोनिक रेडियस का ऑर्डर, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये सब आपको विद एक्सेप्शंस याद होने चाहिए, तो आपके नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग आपको बस ट्रिक्स पे खेलना है और जेईई मेंस से क्वेश्चन हो जाएंगे। लाइक आपको क्या रखना है कि क्या लाइक हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, बहुत ही यूट्यूबर्स ने दिखाया होता है। तो आपको स्ट्रक्चर देख के हाइब्रिडाइजेशन याद होनी चाहिए, और फिर वो बस वही पूछते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन, या फिर लोन पेयर पे क्वेश्चन। शेप पे पूछ देते हैं कि स्क्वायर प्लेनर है, कितने इनमें से टेट्राहेड्रल है, कितने इनमें से ऑक्टाहेड्रल है, कितने इनमें से सी सॉ शेप के हैं। तो ये आपको बस एक ही ट्रिक याद रखनी होती है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है कोई एक एटम के मॉलिक्यूल्स को देख के, और कभी कभार शेप भी कैसे निकालनी है इसकी भी ट्रिक्स होती हैं, लोन पेयर्स को काउंट रख के। तो इससे आपका केमिकल बॉन्डिंग भी सॉर्ट हो जाता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों बहुत ही ईजी चैप्टर्स है। इनमें ये स्कोर, इसमें आपके 4 में से 4 नंबर पक्के ही हो जाते हैं अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं। अब हम आते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के लिए मैं रिकमेंड करूँगा बस NCERT। अब मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि NCERT वाले मतलब NTA वाले NCERT के कोई भी कोने से पूछ लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एस ब्लॉक के लिए आपको पूरी NCERT पढ़ के जानी है। ये एस ब्लॉक के लिए भी है, P ब्लॉक के लिए भी है, D ब्लॉक के लिए भी है, F ब्लॉक के लिए भी है। मेरे टाइम में भी F ब्लॉक का कोई एक पैराग्राफ से क्वेश्चन आ गया था, मैं जितना भी पढ़ के गया था मुझसे नहीं हो पाया था, क्योंकि वो मुझे याद नहीं रहा था। अगर आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं तो गो हेड विद इट, आपके नंबर पक्के हैं। अगर आप पूरा रट के चले जाते हैं SPDF ब्लॉक NCERT के पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए ये स्ट्रैटेजी रहेगी। अब जो कुछ चैप्टर होता है जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो क्या बोलूँ अब मैं, वो तो वैसे भी आसान ही चैप्टर है। तो उसको आप अगर 2-3 घंटे पढ़ लेंगे खुद से, या फिर किसी एक टीचर से 1 शॉट वीडियो देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, तो ये भी सॉर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्टेड। तो हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पहला चैप्टर आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और इसमें इतने लाइक एक्सेप्शनल वाले केसेस नहीं आते, बहुत ही सिंपल वाले नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट वो यूजुअली क्या करते हैं, वो कॉमन नेम्स पे पूछते हैं, लाइक इथाइलिडीन और फिर फिनॉल, ये सब क्वेश्चंस। लाइक वो ज़्यादा प्रोफेशनल नेम्स पे नहीं आते, कॉमन नेम्स के साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर कंपाउंड के कॉमन नेम्स पता है तो आपसे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सारे कॉमन नेम्स तो याद रखिएगा, क्योंकि वो बहुत पूछते हैं। फिर हम आते हैं GOC एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई एंड नहीं है, आप पढ़ते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे। लेकिन जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम GOC देखें तो आपको लेजिट 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इनफैक्ट 3, एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के रूल्स होते हैं, बस 5 रूल्स होते हैं या फिर 6 रूल्स होते हैं, मुझे याद नहीं। तो इन रूल्स को आपको याद रखने हैं, वो उनके प्रेफरेंस ऑर्डर होते हैं।
और उन रूल्स को अगर आप अप्लाई कर देंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चन सेट, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी आपको यूजुअली इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, यही कॉन्सेप्ट होता है इनके कंपैरिजन का। तो इनका एक ही तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको उनके ऑर्डर्स को कंपेयर करना होता है। तो ये आप देख लीजिएगा किसी एक वन शॉट लेक्चर से। मैं रेकमेंड करूँगा साक्षी वोरा मैम का GOC का वन शॉट लेक्चर, वो आप देख लेंगे तो आपका GOC सेट हो जाएगा। अब हम जैसे GOC खत्म होता है तो आइसोमेरिज्म शुरू होता है। तो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे वो क्या करते हैं, वो इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स पे नहीं आते, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 कार्बन चेन वाला ही कंपाउंड होता है, और वो बोलते हैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करने के लिए, और न्यूमेरिकल में वो पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या ही बोलूँ, अब आपको बस सारे केसेस को याद रखने होते हैं। कोई एक केस मिस हो गया तो आइसोमर्स काउंटिंग आपकी गलत हो सकती है, तो इसका प्रैक्टिस कर दीजिएगा। PYQZ काफ़ी है इसके लिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी आपको क्या करना है, वो इतना एडवांस जैसा इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछते स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछेंगे, तो बस देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ सेंटर्स कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2n वाला, 2n/2-1, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये लगा दीजिएगा। तो इसके भी क्वेश्चंस आपसे सेट हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, अल्काइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स, इनका। तो इनके भी क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड रहते हैं। अगर वो SN1 रिएक्शन होंगे तो वो ऑर्डर पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN2 का भी वही पूछते हैं कि कौन ज़्यादा सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कर सकता है, ये सब क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, PYQs देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको थियरी पढ़नी है तो वही वन शॉट लेक्चर साक्षी मैम का काफ़ी है उसके SN1 SN2 रिएक्शंस इन पे, ठीक है। तो अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल, ये चैप्टर भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं JEE मेंस में। तो इसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको ध्यान रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विलियम्सन ईथर सिंथेसिस, और फिर फिनॉल के रिएक्शंस, ये सब स्पेशल केसेस याद रखिएगा। इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है अश्वनी त्यागी सर ने अनअकैडमी के चैनल पे। इनके आप अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर के लेक्चर के वीडियोस अनअकैडमी से देख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में इनको लेजिट दो ही क्वेश्चंस आते हैं, एल्डोल कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन। इससे ही JEE मेंस के सारे क्वेश्चंस भर के आते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यही तो आप पढ़ के जाएंगे, आपका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स खत्म। वैसे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इससे आते हैं। और वो थोड़े ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स याद रख लीजिएगा, PCC, PDC, जोन्स रिएजेंट, ये मिकेल्सन्स रिएजेंट, ये सब जो होते हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। आपका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सॉर्टेड। इसके बाद हम आते हैं अमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये एक JEE मेंस फेवरेट टॉपिक है। वो क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन के टेस्ट्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन टेस्ट्स को याद करते कि जाइएगा, हो जाएगा आपका काम। वो टेस्ट पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। और वो एक बार डायजोनियम आयन कपलिंग रिएक्शन, ये एक बार देख लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। फिर हम आते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एसेंशियली एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल दोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स। उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं, जैसे लजाइनियस टेस्ट, फिर और बाकी जो टेस्ट होते हैं, मैं नाम भूल गया क्योंकि मुझे वो वैसे भी पसंद नहीं थे। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं रेकमेंड करूँगा वंस अगेन वन शॉट लेक्चर बाय साक्षी वोरा मैम। उन्होंने सारे रिएजेंट्स, सारे टेस्ट कवर किए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। आप वो याद रख लेंगे तो चांस ही नहीं बनता कि आपसे वो ना हो, क्वेश्चन ना हो JEE मेंस में। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम जब आते हैं तो इनका जो शुगर वाला पार्ट होता है, लाइक जो हमें स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, प्रोजेक्शंस बनाने होते हैं, हैवर्थ प्रोजेक्शंस, ये सब
इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कर सकते हैं, लाइक रिड्यूसिंग शुगर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये सब जो चेक करते हैं वो सब। और फिर वो जो डबल शुगर बनते हैं, लाइक ग्लूकोज और लैक्टोज को मिला के जो शुगर बन गया, या फिर ग्लूकोज और मैल्टोज को, ग्लूकोज और मैनोज को जोड़ के एक शुगर बन गया। तो उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने होते हैं। एनसीईआरटी से स्ट्रक्चर याद कर देंगे तो हो जाएगा इसका। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट, अमीनो एसिड्स, वो आप कितना भी याद रख लेंगे, वो बहुत ही दिमाग खाने वाला पार्ट है। उसके क्वेश्चंस यूजुअली कंपलसरी भी नहीं होते, वो न्यूमेरिकल टाइप में ही पूछते हैं। तो मैं तो बोलूँगा आप अमीनो एसिड्स वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स भी मैं इतना स्ट्रेस नहीं करूँगा याद रखने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स आप छोड़ भी सकते हैं, वो बेकार में आपका टाइम लेगा, क्योंकि याद रखने के लिए वो आसान नहीं है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर आता है वो सबसे मुझे भी तंग करके चला गया था। वो बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वो मैं क्या ही बोलूँ आपको, इसके क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। इनका कुछ भरोसा नहीं है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। तो ये भी ऐसा ही चैप्टर है, अगर आपको टाइम मिल रहा है लाइक पढ़ने के लिए, और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले अगर आप रिवाइज कर सकते हो कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप कॉन्स्टेंटली भूलते रहोगे। वो आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं और सारी थियरी याद रखनी है, क्योंकि ये कोई भी कोने से उठा के पूछते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो ये था आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री का। तो ये था जेईई मेंस 2024 का केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी। बहुत ही जल्द मैं मैथ्स की भी स्ट्रैटेजी ले आऊँगा। सो स्टे ट्यून टिल देन, and I hope I have been able to help you out in your preparation. If you have any doubts regarding this, you can always post your doubts in the comment section. मैं उनको देखूँगा और फिर respond करूँगा. So अगले वीडियो तक see ya.